अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया था और वेव ऑप्टिक्स में हमने हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम कैसे प्रूव कर सकते हैं यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो आज हम पहले पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है एंड सो ऑन। सो कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं जो लाइट इमिट करते हैं। जो लाइट इमिट करते हैं वो लाइट जो होती है, अगर दो सोर्सेज लाइट इमिट कर रहे हैं, अगर इन लाइट्स की वेवलेंथ सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इन दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, ऐसे सोर्सेज को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। यानी अगर आपके पास एक सोर्स है, सपोज S1, दूसरा सोर्स है S2, यहाँ से वेव्स इमिट होती हैं, यहाँ से भी वेव्स इमिट होती हैं। अगर इन वेव्स की वेवलेंथ सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी और इनके बीच में फेज डिफरेंस या तो ज़ीरो होगा या तो कांस्टेंट होगा, यानी चेंज नहीं होगा, सो ऐसे सोर्सेज को, इन दो सोर्सेज को कोहेरेंट कहा जाएगा, राइट। तो यही पॉइंट हम पहले समझाएंगे आप लोगों को। सो कोहेरेंट सोर्सेज, so two sources are said to be coherent if they produce waves of same frequency, wavelength and having जीरो फेज डिफरेंस। उन वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सो उन सोर्सेज को हम कोहेरेंट कहते हैं। तो हमने लिखा टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड हैविंग जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उन वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट होगा या तो जीरो होगा, ऐसे सोर्सेज को कहा जाएगा कोहेरेंट सोर्सेज। और एक पॉइंट आप याद रखना, ये नोट पॉइंट आप साथ में ही लिखेंगे, दो अलग सोर्सेज कोहेरेंट कभी नहीं हो सकते। मान लो हम क्या करते हैं, जब भी हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने होते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक स्लिट लेते हैं, यहाँ से हम लाइट डालते हैं, ये एक ही सोर्स होता है। उसके बाद कुछ दूरी के बाद हम और दो स्लिट्स डालते हैं, यहाँ से भी ये वेव निकलती है, यहाँ से भी लाइट निकलती है। सो ये दो कोहेरेंट बनते हैं, ये दो सोर्सेज, यहाँ पे ये दो स्लिट्स जो होते हैं, ये दो कोहेरेंट बन जाते हैं, बिकॉज ये एक ही सोर्स से डिराइव हुए हैं। सो दो अलग सोर्सेज कभी कोहेरेंट नहीं हो सकते। हाँ, हम कोहेरेंट सोर्सेज कब बना सकते हैं, जब एक ही सोर्स से डिराइव हुए हो। यानी आप समझो ऐसे एक कमरे में एक बल्ब है और इस कमरे से लाइट बाहर निकल रही है थ्रू टू होल्स, दो होल्स हमने रखे, वो दो होल्स आप कह सकते हैं कोहेरेंट है, बिकॉज वो एक ही बल्ब से डिराइव करते हैं अपनी लाइट। सो नोट पॉइंट ऐसा लिखेंगे, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नेवर कोहेरेंट, राइट। उसके बाद लिखेंगे दे आर कोहेरेंट ओनली इफ दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स। अगर वो सेम सोर्स से डिराइव हुए हो तब जाके उनको कोहेरेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास और एक कॉन्सेप्ट आता है, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। जब दो सोर्सेस से लाइट्स आती हैं, दो लाइट वेव्स आती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो जाती है, तो इस रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। सो दो वेव्स का मिल जाना और एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेज सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर, a redistribution of energy takes place. This is called interference of light, right? अब क्या होता है, कभी क्रस्ट पे फॉल होता है या ट्रफ पे फॉल होता है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कभी ट्रफ पे फॉल होता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो वी हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड वी हैव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये टॉपिक मैंने थ्योरेटिकली पढ़ाया, तो आप इसको अब खुद लिख लेना, जो मैंने अभी इसके डेफिनेशन वगैरह समझाई। यानी लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डेफिनेशन मैंने अभी आपको लिखवाई। तो अगर दो सोर्स है, सोर्स S1 है, सोर्स S2 है, तो यहाँ से लाइट मान लो ऐसे आ रही है, यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, तो ये दो लाइट वेव्स कहीं ना कहीं सुपर इम्पोज हो जाती है, मिल जाती है, तो इसको कहते हैं इंटरफेरेंस हो जाना। अगर क्रस्ट पे फॉल हुआ
तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर क्रस्ट ट्रफ पे फॉल हो उसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उस टाइम पे लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो एक लास्ट में एक नोट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो दो वेव्स यहां पहुंचती है इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, मैं लिख रहा हूं फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट पॉइंट पी पे दो वेव्स आ गई, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो हमेशा होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स के बराबर। ये आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला एक है। अगर दो वेव्स आ रही है किसी पर्टिकुलर जगह पे, इनका फेज डिफरेंस कितना होगा दो वेव्स का, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कहलाता है पाथ डिफरेंस, राइट, यानी इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया माइनस इतने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इनके बीच में पाथ का डिफरेंस जो होता है। अगर ये 4 मीटर है ये 2 मीटर है, व्हाट इज पाथ डिफरेंस, 2 मीटर। सो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस, राइट। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट में YDSE भी हम कहते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट, एक साइंटिस्ट जिसका नाम यंग था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो ऑन द बेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कुछ चीज़ें सामने आ गई। तो पहले हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। इसने क्या किया, एक सोर्स को रखा गया यहाँ पे, एक स्लिट को बेसिकली रखा गया, फिर यहाँ पे एक सोर्स रखा गया, समझो बल्ब है ये। तो ये लाइट इमिट करेगा तो लाइट यहाँ से निकलती है बाहर, ये सोर्स बनता है लाइट का, राइट। तो ये सोर्स का लाइट बन। इसके बाद हम कुछ डिस्टेंस के बाद दो स्लिट्स रखते, इसीलिए इसको डबल स्लिट कहते हैं। कुछ दूरी के बाद हमने और दो स्लिट्स रखी, ये लाइट फिर यहाँ भी जाएगी, ये लाइट यहाँ भी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर एक स्क्रीन रखा गया, राइट। तो ये जो लाइट वेव्स निकलती हैं, ये लाइट वेव्स किसी किसी जगह, मान लो लाइट इधर आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही, इधर यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे, तो इन लाइट वेव्स का सुपर पोजिशन हो जाता है, ऐसे ये सुपर इम्पोज एक दूसरे के ऊपर होती है। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ ब्राइट बैंड बनता है। और देखा गया कि सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, स्क्रीन के सेंटर पे जो बैंड बन गया वो ब्राइट बैंड बन गया, ठीक है। स्क्रीन के सेंटर पे क्या बन गया, ब्राइट बैंड। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ दूरी के बाद और एक बैंड बन गया, डार्क बैंड बन गया, ये ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, डार्क बैंड। फिर किसी खास दूरी पे फिर से ब्राइट बैंड बन गया, फिर से डार्क बैंड बन गया। ऐसा ही यहाँ से हुआ, ब्राइट बैंड के बाद हमेशा डार्क बैंड बना, ब्राइट बैंड के बाद हमेशा डार्क बैंड बना। ये यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इनफैक्ट हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्रस्ट हम ऐसे दिखाते हैं, ये क्रस्ट सॉलिड लाइन और ये ट्रफ है, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। फिर यहाँ से भी लाइट वेव्स निकलेगी, क्रस्ट ट्रफ, यहाँ से भी क्रस्ट ट्रफ। फिर क्रस्ट कहीं कहीं क्रस्ट पे फॉल होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता है, कहीं क्रस्ट ट्रफ पे फॉल होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाता है। सो फिलहाल ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, मैं इसको रिपीट करने जा रहा हूँ। यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक फाइन स्लिट है, वो हैव अ स्लिट, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स हुआ जो एक ही वेवलेंथ दे, ब्लू लाइट, रेड लाइट एंड सो ऑन। सो एक स्लिट को इल्यूमिनेट किया गया मोनोक्रोमैटिक सोर्स से। उसके बाद किसी पर्टिकुलर दूरी पे दो स्लिट्स रखे गए, वो दो इल्यूमिनेट हुए, यही लाइट उनमें से चली गई। फिर वहाँ से जो लाइट वेव्स निकल आए उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन किया, इंटरफेरेंस किया। तो कहीं कहीं ब्राइट बैंड्स बने, कहीं डार्क बैंड्स बने। सेंट्रल वाला ब्राइट बैंड बना, उसके बाद डार्क बैंड, फिर से ब्राइट बैंड, फिर से डार्क बैंड, फिर से ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड एंड सो ऑन, नीचे भी ऐसे ही चलता गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं S इज ए मोनोक्रोमैटिक source of light which illuminates slit, मान लो इसका नाम है S1, which illuminates slit S1।
ये स्लिट S1 को एलिमिनेट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर सम डिस्टेंस देयर आर टू फाइन स्लिट्स, और दो स्लिट्स हैं, मान लो इसका नाम S2, इसका नाम S3 है। देयर आर टू फाइन स्लिट्स S2 एंड S3 विच बिकम कोहेरेंट सोर्सेज। ये कोहेरेंट सोर्सेज बन जाते हैं बिकॉज एक ही सोर्स से डिराइव हुए, विच बिकम कोहेरेंट सोर्सेज। तो इसके बाद लिखेंगे लाइट फ्रॉम these two sources interfere and we get alternate bright and dark bands on screen। तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो कि हमने लिखा, S इज ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट विच इल्यूमिनेट स्लिट S1। S1 स्लिट को इल्यूमिनेट कर रहा है। आफ्टर सम डिस्टेंस देयर आर टू फाइन स्लिट्स, और दो स्लिट्स हैं S2 एंड S3 विच बिकम कोहेरेंट सोर्स, ये कोहेरेंट बन जाते हैं। लाइट फ्रॉम दीज टू कोहेरेंट सोर्स, इन दो कोहेरेंट सोर्स से जब लाइट निकलती है वो इंटरफेयर करती है और हमें मिल जाते हैं ब्राइट बैंड्स एंड डार्क बैंड। तो सेंटर वाला ये ब्राइट बैंड है, ब्राइट बैंड, फिर क्या है डार्क बैंड, फिर ब्राइट बैंड, फिर डार्क बैंड। इसी तरह से ये डार्क बैंड है, ये ब्राइट बैंड है और ये डार्क बैंड है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे बैंड्स हमें मिल जाते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट में। मैथमेटिकल पार्ट इसका हम लेंगे अब। मान लो यहां से जो वेव आ रही है y1 वेव आ रही है, y1 वेव जो आ रही है दैट इज लेट अस सपोज a sin ओमेगा टी। ये मान लो पहली वेव आ रही है a sin ओमेगा टी। दूसरी वेव जो आ रही है, मान लो यहां से जो दूसरी वेव आई y2, सपोज दैट इज b sin ओमेगा टी प्लस 5, राइट। अब यही दो वेव्स, एक वेव यहां से आई, सपोज यहां से y1 आई, यहां से मान लो y2 आई, इन दोनों ने सुपर इम्पोज किया तो इनका वेक्टर सम हो जाएगा। सो न्यू वेव जो बनी, रिजल्टेंट वेव जो बनी, ये 5 मैंने इसलिए लिखा बिकॉज इन दो वेव्स के बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, सपोज वो 5, देयर कैन बी सम फेज। यहां से वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड a है, यहां से जो वेव आई उसका सपोज एम्पलीट्यूड b है। तो रिजल्टेंट वेव y जो आएगी दैट इज ऑब्वियसली y1 प्लस y2। सो रिजल्टेंट वेव व्हाट इज y1, a sin ओमेगा टी प्लस y2 है b sin ओमेगा टी प्लस 5। ये फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस साइन ऑफ a प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अभी a है ओमेगा टी, b है 5, सो साइन ऑफ a प्लस बी, ये एक्सपेंशन हम लिखेंगे। सो y जो हमारा बन रहा है दैट इज y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ऑफ a प्लस बी, दैट इज साइन a यानी ओमेगा टी साइन a कॉस b यानी कॉस 5 प्लस कॉस a यानी कॉस ओमेगा टी साइन b यानी साइन 5। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे की साइन ऑफ a प्लस बी, दैट इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। a ओमेगा टी है, b 5, राइट। सो y जो आपका मिलेगा दैट इज a साइन ओमेगा टी प्लस b से मल्टीप्लाई दोनों को कर लो, b साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस b कॉस ओमेगा टी साइन 5, राइट। फिलहाल ये चीज आ गई। सो y जो हमारा आ रहा है, इन दो में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, साइन ओमेगा टी, तो क्या बचेगा a प्लस बी कॉस 5, कॉमन आया साइन ओमेगा टी प्लस यहां से हम पहले मैं लिखूंगा b साइन 5 ही मैं लिखूंगा, b साइन 5 फिर कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये एक इक्वेशन हमारी मिल गई। तो यहाँ पे हम कुछ सिंपलीफिकेशन के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये चीज को हम नाम देंगे और कॉस थीटा। मैं लिखूंगा लेट a प्लस बी कॉस 5 इज इक्वल टू और कॉस थीटा एंड, और ये जो है ना ये b साइन 5, इसको नाम देंगे r साइन थीटा।
ये आर अभी खुद पता चलेगा कि आर क्या है और थीटा क्या है। सो ए प्लस बी कॉस फाई को हमने पुट किया आर कॉस थीटा के बराबर, बी साइन फाई को मैंने पुट किया आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो चलिए मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सो पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। पहले में डाल दो तो y क्या आएगा, y कम्स इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई के बदले हम लिखेंगे आर कॉस थीटा। सो आर कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन के बदले लिखेंगे आर साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी अपना है। सो फिलहाल ये कैलकुलेशन हमने की, दो वेव्स आई, ये वाली वेव और ये वाली वेव, इनका सुपरपोजिशन हुआ, इनको सम हुआ ऐसे, फिर साइन ए प्लस बी के बदले में लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको एक्सपेंड किया ऐसे, फिर बी से मल्टीप्लाई किया इसको भी, फिर यहाँ पे इनमें से हमने साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला, ए प्लस बी कॉस फाई आया, और यहाँ से बी साइन फाई पहले लिखा, कॉस ओमेगा टी आया, ए प्लस बी कॉस फाई को हमने आर कॉस थीटा रखा और बी साइन फाई को हमने आर साइन थीटा रख लिया। उसके बाद ये पुट किए मैंने इसमें वैल्यूज, इक्वेशन ये बन गई। इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। अब देखें क्या होगा, फिलहाल ये तो मुझे ज़रूरत नहीं है। नाउ इफ वी टॉक ऑफ दैट वेरी इक्वेशन, कहने सिंपल, पहले साइन में लिखूंगा, ये क्या आएगा साइन ओमेगा टी, और चलो आर हम कॉमन निकालेंगे, आर कॉमन निकालें, अंदर क्या बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो फिर से ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी नई वेव आपकी आई आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। साइन ऑफ ए प्लस बी आएगा साइन ए यानी साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस बी, प्लस कॉस ए यानी कॉस ओमेगा टी साइन बी यानी साइन थीटा। सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ओमेगा टी। सो ये नई वेव आ गई। अब आप ही बताइए ये नई वेव का आर क्या है, फिर एम्पलीट्यूड, आर इज द एम्पलीट्यूड, आर जो है इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, और थीटा जो है इट इज फेज ऑफ द रिजल्टेंट वेव, जो नई वेव बनेगी उसका फेज। अब हम इस एम्पलीट्यूड के साथ फिलहाल खेलेंगे। एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालें, आर यहां से कैसे निकालें। सो कैलकुलेशन ऑफ आर दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। सेकेंड एंड थर्ड को स्क्वायरिंग और एडिंग कर लो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। चलिए ये बनेगा ए प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायरिंग करना है, इसको स्क्वायरिंग करना है, फिर ऐड करना है, प्लस बी साइन फाई का स्क्वायर। हो गया स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग इसको किया तो देखो स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर किया, फिर इनको ऐड किया, राइट साइड से भी स्क्वायरिंग एंड एडिंग हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी कॉस फाई का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी ये सारा है ना, बी ये सारा है। अच्छा प्लस क्या आएगा अपना बी स्क्वायर या बी साइन फाई का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसमें से और स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो तो 1 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो फिलहाल आर यहीं से हमें निकलेगा। सो कैन आई राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दिस इज आर स्क्वायर, दिस इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट। अब देखें ये है ये दो में बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकला, अंदर बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। थोड़ा कैलकुलेशन है बट यू हैव टू गो थ्रू इट। इनमें से बी स्क्वायर कॉमन निकला, अंदर बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, प्लस आएगा 2ab कॉस फाई, ये आया आर स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर थीटा फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज ऑब्वियसली 1, सो कैन आई राइट इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई,
So this is amplitude square. So amplitude of resultant wave is under root of a square plus b square plus 2ab cos phi. तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ गई। पहली वेव का एम्पलीट्यूड है a, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड है b। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो किसी भी जगह आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना हो, ये बेसिक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट और एक बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ इंटेंसिटी के बारे में। ऑब्वियसली जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में एक रिलेशन है। तो फिलहाल हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड तो हमने निकाला, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव का अगर हम इंटेंसिटी निकालेंगे, हमें पता है इंटेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी होगा फिर कुछ k टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर मैं ऐसा लिख सकता हूं, और स्क्वायर किसके बराबर हमारे आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस फाइव, ठीक है। तो और स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हैं डायरेक्टली इंटेंसिटी आई, है ना, और स्क्वायर के बदले हम आई लिखेंगे इंटेंसिटी, बिकॉज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो इंटेंसिटी बाई के, कुछ के तो लिख, पर वो के तो बोथ साइड से कैंसिल होगा ना, वो लिखने की जरूरत नहीं, और स्क्वायर के बदले डायरेक्टली आई लिखो आप इंटेंसिटी। अच्छा, ए के बदले लिखेंगे i1, ए स्क्वायर के बदले i1, बी स्क्वायर के बदले i2, ट्वाइस ए के बदले रूट i1, बी के बदले रूट i2 cos phi. So this is the intensity at a particular point. So this is amplitude at a particular point, this is intensity at a particular point. ये फॉर्मूला भूलना नहीं कभी, कभी कभार हम ऐसा भी लिखते हैं, इसको एक ही रूट में डाल देते हैं, i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस रूट i1 i2 cos phi. So this equation gives the intensity of the resulting wave at a particular point. This equation gives the amplitude of the resulting wave at a particular point. So ये दो फॉर्मूलाज फिलहाल हम पकड़ेंगे। अच्छा, अब कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी? इंटेंसिटी तब मैक्सिमम होगी जब cos phi का वैल्यू 1 होगा, हमारा कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस होगा। सो मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज की हम बात करते हैं। सो फिलहाल ये दो इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिखूंगा। Amplitude of resulting wave is under root of a square plus b square plus twice ab cos phi, और intensity of the wave is I1 plus I2 plus twice root I1 I2 cos phi. ये दो इक्वेशंस फिलहाल हमारे सामने। तो नोट पॉइंट, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब होगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हुआ होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हुआ होगा, ये हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव। किसी भी जगह स्क्रीन पे, किसी भी जगह, हर जगह स्क्रीन पे cos phi का वैल्यू अलग अलग होगा, तो हर जगह अलग अलग इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos phi का वैल्यू दोस्तों हमारा 1 होगा, ये याद रखना। सो व्हाट इज रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड? सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर मैक्स किसके बराबर होगा? अब आप ही बताइए। बनेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये बन जाएगा रूट ऑफ, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। cos phi का वैल्यू 1 दिया ना हमने, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट जाएगा, सो इट इज a प्लस बी। सो इट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इक्वल टू a प्लस बी। सिंपल एडिशन करना है दो इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड्स को। सो दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके बराबर? आर मैक्स किसके बराबर दोस्तों होता है? दैट इज इक्वल टू a प्लस बी के बराबर, राइट। अच्छा, इंटेंसिटी कितनी होगी उस टाइम पे? देयरफॉर व्हाट इज इंटेंसिटी? इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट I1 I2, ठीक है। cos phi का वैल्यू 1 हो गया। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे, ये बन जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। आप ऐसे डायरेक्टली अब याद रख लो, बिकॉज जब इसको आप एक्सपेंड करोगे यही वापस आएगा। सो शॉर्ट में याद रखो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी? मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये चीज हमारी हो गई। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा? जब cos phi का वैल्यू 1 होगा। एंड व्हाट इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव? a प्लस बी। एंड व्हाट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव? दैट इज रूट I1
प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर, राइट। मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी? जब cos फाई का वैल्यू -1 होगा, तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा फिर a माइनस बी, और मिनिमम इंटेंसिटी आएगी रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। सो डायरेक्टली यहां पे मैं अब लिखूंगा वो So can I write here for minimum intensity? ये सारा आपको बोर्ड्स में लिखना पड़ेगा, यानी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई का वैल्यू दोस्तों -1 आएगा, तो R मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव आएगा, फिर A माइनस बी आएगा, A प्लस बी नहीं आएगा। और मिनिमम इंटेंसिटी उस टाइम पे जो आएगी दैट इज रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। सो ये चीजें अगर आपको याद है तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते। तो फिलहाल फिलहाल ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इतना ही, आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली थोड़े छोटे मोटे क्वेश्चंस पे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बट लेकिन ये फॉर्मूलाज आपने याद रखनी है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 4:1। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स, दो वेव्स की इंटेंसिटी का रेशियो दिया है is 4:1. Find ratio of amplitudes. आपको amplitudes का रेशियो निकालना है। Find ratio of amplitudes. ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो I1/I2 किसके बराबर आएगा? A1/A2 का होल स्क्वायर। बस खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म वहीं पे। सो I1/I2 दिया है 4:1, 4/1। आपको A1/A2 निकालना है। सो स्क्वायर इधर जाएगा, ये रूट बन जाएगा, रूट 4/1। सो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो जो आया A1/A2 किसके बराबर आया दोस्तों? दैट इज 2/1 के बराबर। कभी कभार आपको एम्पलीट्यूड्स का रेशियो दिया होगा, इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना होगा, कर सकते हैं ना, इजीली आप कर पाएंगे। देखिए एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन ये आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन है टू वेव्स of intensity I and 4I interfere. Find resulting intensity when phase difference at a point is 0, π/2 and pi. Also find I max by I minimum, maximum intensity by minimum intensity. तो सबसे पहले देखिए, हमें पता है किसी भी जगह इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या है? I1 + I2 + twice root I1 I2 cos phi. This is the formula for finding the intensity at a particular point. अब एक जगह इंटेंसिटी निकालनी है जहां पे phi है 0, तो पहले phi का वैल्यू 0 डाल दो। मैं लिखूंगा पहला पार्ट फॉर phi is equal to 0. So it is I equal to I1. अब I1 के बदले हम लिखेंगे क्या? I, और I2 के बदले 4I. So it is I + 4I + twice root I 4I cos 0. cos 0 1 होता है, तो I आएगा, I और 4I हुआ 5I + twice, ये बन जाएगा रूट ऑफ 4I², cos 0 हुआ 1। सो इंटेंसिटी आएगी 5I प्लस ये रूट ऑफ 4I² हुआ 2I, 2I × 2I हुआ 4I। सो I आएगा 9I, यानी इंटेंसिटी कितनी आई? 9I। बट हम ये भी जानते हैं ना कि जब phi 0 होता है, cos phi का वैल्यू जब 1 होता है, उस टाइम पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। सो दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी एज वेल, बिकॉज cos 0 1 है ना, cos phi का वैल्यू जब 1 होता है इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी आई 9I। दूसरे पार्ट पे हम आते हैं यहाँ, जब phi का वैल्यू कितना है? π/2 फॉर
फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। इंटेंसिटी आएगी दोस्तों I प्लस 4i, है ना, I1 के बदले I, I2 के बदले 4i प्लस ट्वाइस रूट I 4i कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 हुआ 0, ये सारी टर्म 0 बन जाएगी। सो इंटेंसिटी जो आपकी आएगी दैट इज 5i। सो ये इंटेंसिटी है 5i जब फेज डिफरेंस है पाई बाई 2। तीसरा पार्ट, फॉर फाई इज इक्वल टू पाई, जब फेज डिफरेंस पाई होगा कॉस पाई होता है आपका -1, यानी मिनिमम इंटेंसिटी। कॉस फेज डिफरेंस पाई है ना, जब कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, अभी अभी हम पढ़ते हैं, उस टाइम पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है। और कितनी होगी चलो निकाल लेते हैं। आई मिनिमम जो आएगी या आई इंटेंसिटी आएगी I1 के बदले I प्लस I2 के बदले 4i प्लस ट्वाइस रूट I 4i कॉस फाई के बदले -1। सो ये बन जाएगा 4i प्लस I हुआ 5i माइनस इधर आएगा, ये बन जाएगा 2i इंटू 2i, बिकॉज रूट 4i स्क्वायर इज 2i, रूट 4i स्क्वायर इज 2i। सो ये बन जाएगा 5i माइनस 4i यानी I आएगा, यानी ये मिनिमम इंटेंसिटी होगी। फिर क्वेश्चन में पूछा गया था तीसरा पार्ट, मैक्सिमम बाय मिनिमम निकालो, ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, खेल खत्म। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट आल्सो। और एक लास्ट क्वेश्चन में दिखाने जा रहा हूं। मैं इसलिए ये वाले क्वेश्चंस दिखा रहा हूं बिकॉज ये बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा आपको ये आना चाहिए। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स दिया है, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज, एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है 4:3। फाइंड, we have to find I max by I minimum, maximum intensity by minimum intensity। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया एम्पलीट्यूड्स का रेशियो, तो क्या मैं इंटेंसिटीज का रेशियो निकाल सकता हूं? हाँ, क्योंकि मुझे पता है I1 by I2 होता है A1 by A2 का होल स्क्वायर, आई नो इट। सो व्हाट इज I1 by I2 इक्वल, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो है 4:3 यानी 4/3 का स्क्वायर, यानी ये I1 by I2 कितना आया 16/9 के बराबर। अब लेकिन हमें I1 by I2 नहीं निकालना, I maximum by I minimum निकालना। सो व्हाट इज नाउ I maximum by I minimum? हम जानते हैं I maximum होता है बराबर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, अब मैं एक ही स्क्वायर डालूंगा दोनों का, डिवाइड बाई मिनिमम इंटेंसिटी हो गया रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, तो दोनों को स्क्वायर है तो सारे को मैंने स्क्वायर डाला। अब देखिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको ये फॉर्म बनाने के लिए मैं I2 से डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा रूट I1 बाई रूट I2, I1 बाई I2। रूट I2 से मैंने इसको डिवाइड किया, जब इसको रूट I2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको रूट I2 से डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा रूट I1 बाई I2 माइनस, और रूट I2 को रूट I2 से डिवाइड कर लो तो 1 आ जाएगा। बस अब खेल खत्म, आपका सवाल सॉल्व हो गया, बिकॉज रूट I1 बाई I2 आपको पता है 16/9। सो कैन आई राइट इट, इट इज 16/9 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 16/9, सॉरी ये +1 है और ये -1 है, इस सारे का स्क्वायर। सो दिस कम्स इक्वल टू 16 का रूट हुआ 4/3 यानी 4/3 +1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4/3 -1 का होल स्क्वायर। सो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 + 3 यानी 7/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 - 3 यानी 1/3 का होल स्क्वायर। सो इट इज 49/9 डिवाइड बाई 1/9, 9 गया, आंसर आया 49:1। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिवाइज करना। और लास्ट में और एक पॉइंट मैं आपको बताता चलो, हमने जो अभी पढ़ा दैट इज I1 बाई I2 होता है बराबर A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, और वही होता है W1 बाई W2 के बराबर भी। W1 W2 आर द विड्थ्स ऑफ द स्लिट्स। कभी कभार क्वेश्चन में विड्थ्स का रेशियो दिया होगा तो आप एम्पलीट्यूड्स का रेशियो निकाल सकते हैं या इंटेंसिटीज का रेशियो निकाल सकते हैं, तो फिलहाल ये चीज आप याद रखेंगे। अब हम डायरेक्टली आते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिंज विड्थ क्या होती है यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में।
ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। एक्सप्रेशन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। क्वेश्चन है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिंज विड्थ क्या होती है। आपने जो स्क्रीन अभी लिया, यहाँ पे आपका था ब्राइट बैंड, फिर था डार्क बैंड, फिर था ब्राइट बैंड, फिर था डार्क बैंड। इसी तरह से ये डार्क बैंड, मान लो ये ब्राइट, ये डार्क, ब्राइट डार्क, ये डार्क, फिर से ब्राइट। दो ब्राइट बैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है या दो डार्क बैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स और टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड्स, इट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो आप डायरेक्टली लिखना वहीं पे, आप पहले यही लिखो नोटबुक पे, फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन लिखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स और बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क बैंड्स इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, राइट। तो हम इसकी एक्सप्रेशन अब डिराइव करेंगे फ्रिंज विड्थ की। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो दो स्लिट्स हैं, हमने यहाँ पे ये स्क्रीन रखा हुआ है, ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, राइट। तो दो इनके बीच में दूरी में कैपिटल D रख रहा हूँ और दो स्लिट्स के बीच में जो दूरी है वो स्मॉल d है। लेट अस सपोज स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में दूरी है कैपिटल D, दो स्लिट्स के बीच में दूरी है स्मॉल d, राइट। तो अगर मैं अब यहाँ पे आऊँ, ये मान लो सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया जो सेंटर से सपोज मैं ले रहा हूं x की दूरी पे, ये पॉइंट मैंने सेंटर से x की दूरी पे ले लिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बता, अगर ये d है, ये डिस्टेंस कितनी होगी d/2 और ये कितनी होगी d/2। ये सेंटर है ना, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर। अब एक वेव यहां आई, यहां से यहां, दूसरी वेव आई यहां से यहां, तो इनके बीच में हम पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे, राइट। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग पॉइंट P, जो दो वेव्स पॉइंट P पे आए, इनके बीच में पाथ डिफरेंस यहां से ज्यादा कितना पाथ है, S2P। तो यहां पे मैं लिखूंगा पाथ डिफरेंस जो आएगा दैट इज S2P माइनस ये वाला पाथ S1P, यानी ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। पहले हम ये डिस्टेंस निकालेंगे ये ट्राइंगल से। सो नाउ व्हाट इज S2P इक्वल, S2P किसके बराबर आएगी, ये वाले डिस्टेंस, वो आएगी रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। सो कैन आई सिंपली राइट हो रूट ऑफ ये स्क्वायर यानी d स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर यानी x प्लस d/2 का स्क्वायर। सो फिलहाल ये S2P आया, S2P आया d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, रूट, लेकिन रूट में। सो S2P जो आपका आएगा, दिस इज d स्क्वायर में इनमें से कॉमन निकालूंगा, d स्क्वायर अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ बचेगा 1 प्लस x प्लस d/2 डिवाइड बाई d स्क्वायर। इन दो में से मैंने d स्क्वायर कॉमन निकाला, इन दो में से d स्क्वायर, अगर वापस d स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, d स्क्वायर 1 to 1 इंटू d स्क्वायर, ये d स्क्वायर कटेगा तो वापस ही आएगा, बट लेकिन रूट जो है, रूट के बदले में अब लिखूंगा रेज पावर 1/2, ठीक है। चलिए, सो S2P जो आपका आएगा दैट इज d स्क्वायर का रूट, ये टू कैंसिल होगा तो d पूरा बाहर आएगा, अंदर बचा दोस्तों 1 प्लस x प्लस d/2 डिवाइड बाई d स्क्वायर रेज पावर 1/2। इसका स्क्वायर और रूट तो गया, लेकिन बाकी का तो रूट वहीं पे है ना, वो रूट मैंने वहीं रखा। अब ये बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स रेज पावर n होता है बराबर 1 प्लस nx, ये बाइनोमियल थ्योरम है। सो 1 प्लस ये सारा आप समझो x है, 1 प्लस एक्स रेज पावर n होता है 1 प्लस nx, यानी 1/2 यहां आएगा और कुछ नहीं। सो व्हाट इज S2P इक्वल टू, S2P आएगा d इंटू 1 प्लस ये बन जाएगा 1/2, ये 1/2 यहाँ आएगा, ये n है ना, ये n की जगह है, 1 प्लस 1/2 यहाँ आएगा, बाकी ये ऐसे लिखना पड़ेगा x प्लस d/2 बाई d स्क्वायर। अब पावर खत्म हो गया,
1 प्लस एक्स रेज पर एन होता है 1 प्लस एन, एन देखो सामने आया एन इंटू एक्स, ये सारा ऐसे, ये आपका H2P बन गया। इसी तरह से जब आप S1P निकालेंगे, बात को समझना, वो आएगा डी स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी x माइनस डी बाई टू, एक्स माइनस डी। जब आपने H2P निकाला वो था डी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, पर जब आप ये डिस्टेंस निकालोगे वो आएगा डी स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर आएगा। तो क्या है, सिंपली राइट सिमिलरली जो S1P आएगा वो बराबर यही आएगा d इंटू 1 प्लस 1 बाई टू, बट उसके बदले x माइनस डी बाई टू आएगा और कुछ नहीं, बाकी तो सेम सेम चलेगा। ये आया S1P। अब इनको डिफरेंस कर लेते हैं ताकि आपका पाथ डिफरेंस निकल आए। सो पाथ डिफरेंस, देयरफॉर पाथ डिफरेंस आएगा S2P माइनस S1P। S2P हमारा कितना आया है, d इंटू 1 प्लस 1 बाई टू एक्स प्लस डी बाई टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर। लेकिन इसमें भी स्क्वायर था ना, ये वाली टर्म में भी स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, वो आएगा ना अंडर, बेसिकली है ना S2P जो आएगा वो आएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, स्क्वायर भी साथ है, इसको स्क्वायर साथ साथ चल रहा है, ठीक है, इसको स्क्वायर साथ चल रहा है। सो इट इज स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म, तो ये बनेगा d इंटू 1 प्लस 1 बाई टू एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, d कॉमन निकलेगा इनमें से तो बाहर निकालो, या d को मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी, तो ये बन जाएगा d इंटू 1 इज d प्लस एक d कैंसिल होगा इसके साथ 1 बाई टू एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई d, फिर माइनस ये बन जाएगा माइनस d प्लस माइनस इज माइनस 1 बाई टू एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ये d इंटू 1 हुआ d, बट जब ये d इस वाली टर्म के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक d खत्म होगा तो नीचे एक ही d बच जाएगा। सो डी आपका यहाँ पे फिलहाल खत्म हो गया, राइट। 1 बाई टू डी आप बाहर निकालो, अंदर बचेगा x प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। आराम से सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ दिस कम्स इक्वल टू 1 बाई टू डी, ये फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, फिर ये माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस 2 एक्स इंटू डी बाई टू। अब देखिए क्या होगा, सो दिस कम्स इक्वल टू 2 यहाँ कैंसिल होगा, सो दिस इज 1 बाई टू डी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस फिर प्लस हुआ, 2 गया प्लस एक्स डी, ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, सो दिस कम्स इक्वल टू 1 बाई टू डी इंटू एक्स डी हुआ 2x डी, 2 कैंसिल होगा यानी x स्मॉल d बाई कैपिटल D। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आ गई, दिस इज पाथ डिफरेंस। नाउ अब हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा के बराबर, ये आपको याद रखना है। जब पाथ डिफरेंस हो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा यानी n लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सो कैन आई सिंपली राइट, फिलहाल हमने फ्रिंज विड्थ नहीं निकाली, फिलहाल हमने पाथ डिफरेंस निकाला, वो है x स्मॉल d बाई कैपिटल D। नाउ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा के बराबर। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। सो पाथ डिफरेंस हमारा आया x स्मॉल d बाई कैपिटल D, सो दैट इज n लैम्डा। सो x इज इक्वल टू n लैम्डा d बाई d। सो ये चीज है, ये x के वैल्यूज है। सो ये वो वैल्यूज है जो आपको बताएंगे कि ब्राइट बैंड्स कहां पे होंगे। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स, पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स। इनफैक्ट क्वेश्चंस में ये जरूरत पड़ेगा, पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स कहां है, n लैम्डा d बाई d। सो बट ऊपर है कैपिटल D। अच्छा, पहला ब्राइट बैंड कहां पे बनेगा, पहला ब्राइट बैंड सेंट्रल ब्राइट बैंड, फर्स्ट जो होगा वो सेंट्रल ब्राइट बैंड होगा। सो फॉर n इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू आएगा 0, ये होगा सेंट्रल ब्राइट बैंड। उसके लिए जब आप n का वैल्यू दोगे 1, x का वैल्यू होगा लैम्डा d बाई d, ये होगा फर्स्ट ब्राइट बैंड। वो सेंट्रल था, इसके बाद फर्स्ट ब्राइट बैंड आएगा, इसके बाद सेकंड ब्राइट बैंड आएगा। जब n का वैल्यू दोस्तों आप दोगे 2, x का वैल्यू होगा 2 लैम्डा d बाई d, होगा सेकंड ब्राइट बैंड। अब आप ही बताइए फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स। सो नाउ व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जो आएगी, सो दैट इज, मान लो ये x0 है, ये x1 है, x2 है। सो कैन आई राइट x2 माइनस x1, इन दो के बीच में दूरी x2 माइनस x1। सो x2 कितना है, 2 लैम्डा d बाई d माइनस x1 लैम्डा d बाई d, तो वो आएगा लैम्डा d बाई d। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज फ्रिंज विड्थ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, लैम्डा d बाई d। फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, यही आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो ये याद रखना पड़ेगा position of the bright bands n lambda d by d, and fringe width is lambda d by d. D is distance between the slits and the screen, small d is distance between the two fine slits. So ये constructed interference था, पावर डिफरेंस आया n लैम्डा के बराबर। डिस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस में पावर डिफरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, यानी 2n minus 1 into lambda by 2. So can I write it like this? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां से आपको डार्क बैंड्स की पोजीशंस मिलेंगी। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए पावर डिफरेंस होता है 2n minus 1 into lambda by 2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पावर डिफरेंस कितना निकल आया है, x d by d, x small d by capital D. So this is 2n minus 1 into lambda by 2. सो x किसके बराबर आएगा, 2n minus 1 into lambda by 2d, कैपिटल D इधर चला जाएगा। सो दिस गिव्स द पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स, पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स। यहां से आपको डार्क बैंड्स की पोजीशन मिलेगी। तो बताइए पहला डार्क बैंड कहां पे बनेगा, जब मैं n का वैल्यू 1 दूंगा, x का वैल्यू क्या आएगा, पहला डार्क बैंड 2 into 1 is 2 minus 1 यानी 1 लैम्डा d by 2d, यानी दो ब्राइट बैंड्स के बीच में डार्क बैंड बन गया। सो दिस इज फर्स्ट डार्क बैंड, पहला डार्क बैंड। सो जब n का वैल्यू आप 2 दोगे, x2 का वैल्यू क्या आएगा, 2 2 4 minus 1 यानी 3 लैम्डा d by 2d। सो दिस इज सेकेंड डार्क बैंड। तो बताइए दो फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो डार्क बैंड्स के बीच में गैप कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। सो अगर आप फ्रिंज विड्थ निकालना चाहेंगे वो आएगा 3 लैम्डा d by 2d माइनस लैम्डा d by 2d। सो वो फिर से आएगा लैम्डा d by d जो हमने अभी निकाला है। सो फ्रिंज विड्थ की फॉर्मूला हमने निकाली क्या है, लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d, राइट। तो ये चीज़ है। सो ये फ्रिंज विड्थ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बट अब आपको ये फॉर्मूलाज कुछ याद रखनी पड़ेंगी फॉर क्वेश्चंस के लिए आपको ये याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्या, पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स n लैम्डा d by d। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग। फिफ्थ ब्राइट बैंड की पोजीशन निकालनी हो, f के n के बदले आप 5 डाल दो, खेल खत्म। अच्छा, पोजीशन ऑफ डार्क बैंड्स 2n minus 1 into lambda d by 2d। So this is the position of bright bands, this is the position of dark bands on the screen, and what is fringe width equal to बीटा से हम लिखते हैं, that is lambda capital D by small d, this is fringe width। So एक पॉइंट याद रखना, अगर आप इस यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को किसी वाटर में किसी मीडियम में डालते हो तो फ्रिंज विड्थ बन जाती है जितनी थी डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो नोट पॉइंट यहाँ लिखेंगे,
if apparatus is placed in a medium, अगर आप इस apparatus को किसी मीडियम में डालोगे of refractive index mu, जिसका refractive index mu होगा, then fringe width change हो जाती है. Then fringe width जो होती है बीटा डैश, वो आता है बीटा बाई म्यू, यानी जितना था डिवाइड बाई म्यू, यानी फ्रिंज विड्थ डिक्रीज. बीटा डैश आएगा, बीटा पहले कितना था लैम्डा डी बाई डी, तो म्यू से डिवाइड होगा इसको. सो फ्रिंज विड्थ जो होती है ये डिक्रीज हो जाती है. एक छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है इन YDSE यंगेस्ट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, D is equal to 1 millimeter and capital D is equal to 2 meter. ये आप जानती है कौन क्या है. लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर. क्वेश्चन है फाइंड, पहला पार्ट फाइंड, एक तो आपको निकालनी है फ्रिंज विड्थ. बी पार्ट डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ ब्राइट बैंड एंड थर्ड ब्राइट बैंड. तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व क्वेश्चन. फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, अभी अभी हम पढ़े. तो फ्रिंज विड्थ लैम्डा का वैल्यू कितना है 600 नैनोमीटर, यानी 600 इंटू 10⁻⁹. कैपिटल डी कितना है 2 मीटर, स्मॉल डी कितना दिया 1 मिलीमीटर, यानी 1 इंटू 10⁻³ मीटर. मीटर में हमने सारा कन्वर्ट किया. तो बस ये बन जाएगा 2 इंटू 600 आया 1200 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁹ इंटू 10⁻3, तो ये बन जाएगा 1200 इंटू 10⁻⁶ मीटर. दिस इज फ्रिंज विड्थ, राइट. उसके बाद आपको फिफ्थ ब्राइट बैंड और थर्ड ब्राइट बैंड के बीच में डिस्टेंस निकालनी है. तो ये पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट, तो पहले बताओ पोजीशन ऑफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंटर. फिफ्थ ब्राइट बैंड कितनी दूरी पे होगा, हमें पता है ना फॉर्मूला n लैम्डा डी बाई डी. ये ब्राइट बैंड्स की बात हो रही है. सो 5 लैम्डा डी बाई डी. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड, दैट इज 3 लैम्डा डी बाई डी. सो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी फिर इन ब्राइट बैंड्स के बीच में, वो होगी 5 लैम्डा डी बाई डी माइनस 3 लैम्डा डी बाई डी. सो बनेगा 2 लैम्डा डी बाई डी. तो दैट इज 2. मुझे लगता है लैम्डा डी बाई डी तो हम अभी अभी निकाल चुके हैं. लैम्डा डी बाई डी इसका वैल्यू ये आया था ना, सो आएगा 2 इंटू 1200 इंटू 10⁻⁶. तो ये हो गया आपका सवाल भी कंप्लीट. अच्छा, इसके बाद है वहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट. सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हम पहले किसको कहते हैं. सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होता है स्क्रीन पे जो बैंड्स बनते हैं उनकी पोजीशन फिक्स होना. तो ये आप ये लिखेंगे, नोटबुक पे लिखेंगे, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मींस position of bright bands and dark bands on the screen is fixed. इसको कहते हैं sustained interference of light. अच्छा, sustained interference के लिए conditions क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख सकते हैं. condition for sustained interference of light. conditions for sustained interference ऑफ लाइट. ये मैंने पढ़ाया, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हुआ, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होना, ब्राइट बैंड्स और डार्क बैंड्स. इसीलिए कंडीशंस क्या है, पहली कंडीशंस हैं 2 सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट. कंडीशन नंबर 1, जो 2 स्लिट्स हैं वो कोहेरेंट होनी चाहिए. 2 सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, पॉइंट नंबर 1. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि डी जो होता है उनका, डी जो होता है स्मॉल डी शुड बी स्मॉल एंड कैपिटल डी शुड बी लार्ज. स्मॉल डी शुड बी स्मॉल एंड कैपिटल डी शुड बी लार्ज. अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या है, ये जो 2 सोर्सेज है, ये जो लाइट इमिट करेंगे, दीज शुड इमिट लाइट कंटिन्यूसली. ये कंटिन्यूसली लाइट इमिट करनी चाहिए. सोर्सेज should
emit light continuously, ये सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो कंटिन्यूसली लाइट इमिट करनी चाहिए, राइट। और लास्ट एक प्रॉपर्टी है, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक, ये बोर्ड्स में पूछा जाता है, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक, लाइट जो होती है ये मोनोक्रोमैटिक यानी एक ही वेवलेंथ होनी चाहिए। सो फिलहाल मुझे लगता है आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका चलेगा उसमें आपको वेव ऑप्टिक्स एक तो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें डाइफ्रैक्शन वगैरह में पढ़ाऊंगा, और उसी लेक्चर में हम ड्यूअल नेचर भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।